गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो बच्चों आज मैं आप लोगों का टेस्ट नहीं ले रहा हूं। आज मेरा टारगेट है अल्केन खत्म करना, ताकि हम अल्कीन स्टार्ट करें। ठीक है, तो क्यूआरटी अब अगले लेक्चर में होगा अपना। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि आपको हर लेक्चर में मिलना ही है, लेकिन मैक्सिमम लेक्चर में हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, बेटा मैं अच्छा हूं एज यूजुअल। अपने को कोई समस्या नहीं, चिंता मत कर। चलिए ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने शायद ये जो बोर्ड पे अभी दिख रहा है आपको, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली बार पीडीएफ सेंड कर दिया था। तो पीडीएफ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए देखिए क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने पिछली क्लास में फोटो हेलोजिनेशन पढ़ा है। तो अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे क्लोरीनेशन करना है, तो क्लोरीनेशन करना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा Cl2 लाइट। क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूं? क्लोरीनेशन को लेकर के हमने पिछली बार जो क्वेश्चंस किए थे, तो आपको ये पता है कि मान ले किसी कंपाउंड का मुझे क्लोरीनेशन करना है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई Cl2 लाइट उस पर डाल दीजिए, या Cl2 हीट। लाइट और हीट, क्योंकि फोटोलिसिस एज वेल एज थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस से भी क्लोरीनेशन हम लोग रेडिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए Cl2 लाइट, दिस यूज फॉर क्लोरीनेशन। इसके ही जैसे दो और रिएजेंट है जो यही काम कर सकते हैं। एक है सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, उसमें एक रेडिकल इनिशिएटर लगता है। डाइबेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं या AIBN ले सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखने का नहीं है, इसी पे हाँ, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, जैसे हमने यहां पर जो है यहां हम AIBN भी ले सकते हैं। और आप लोगों को मैंने AIBN पिछली क्लास में सिखाया भी था, तो इनको यूज कर सकता हूं मैं। अगर मैं चाहूं कि ये कंपाउंड, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड, एक 3 डिग्री कार्बन है, इस पे OCl लगा हुआ है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो देखिए आपको ज्यादा इस पे लोड नहीं लेना है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी अल्केन पे मुझे दे दिया जाए SO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेडिकल इनिशिएटर, तो क्या सोचना है? कुछ नहीं करना है, जो यहां किया था ना वही करना है। मतलब देयर आर टू अदर रिएजेंट, there are two other reagents which can be used for photochlorination, and these reagents are SO2Cl2 in the presence of some initiator and tertiary butyl hypochlorite। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा अपने को टेंशन नहीं लेना, यहां पर बस इतना ध्यान रखना है कि ये भी फोटोक्लोरिनेशन में हम लोग यूज करते हैं। अब ये जो रिएक्शन है SO2Cl2 वाली, इस रिएक्शन को एक नाम भी दिया गया है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, लेकिन याद रखें, तो इतना याद रखें कि फोटोक्लोरिनेशन करना है, और कहां करना है? हायर डिग्री। वो जो रेशियो था ना 1:3.8:5 क्लोरिनेशन का, याद आ रहा है क्या पिछली बार का? जल्दी से बोलो, याद आया क्या? 1:3.8:5 वो यहां अप्लाई नहीं करना है, रीड्स रिएक्शन में वो अप्लाई नहीं करना है। रीड्स रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? मेजर 3 डिग्री, 3 डिग्री नहीं तो क्या बनाएंगे? 2 डिग्री, 2 डिग्री नहीं तो क्या बनाएंगे? 1 डिग्री। वो रेशियो यहां पर नहीं करना है। ठीक है बच्चों, मेजर समझ में आ गया? तो रीड्स रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो 3 डिग्री CH बॉन्ड वाला मेजर होगा। 2 डिग्री CH मतलब यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई है, वो कुछ भी नहीं। अगर 3 डिग्री है तो ये मेजर, ये नहीं है तो फिर ये मेजर, और ये नहीं है तो फिर 1 डिग्री वाला मेजर। ओके, चलिए अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां एक आपको मैकेनिज्म दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इनिशिएटर आपने लिया वो रेडिकल जनरेट करेगा। वो रेडिकल SO2Cl2 को SO2Cl रेडिकल और इसमें कन्वर्ट कर देगा। SO2Cl रेडिकल फिर Cl रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। इस स्टेप को मैं क्या बोलूंगा? तो ये वाली जो स्टेप होगी इसको मैं नाम दूंगा फ्रेगमेंटेशन। दिस स्टेप, सॉरी एक मिनट,
ये वाली जो स्टेप है ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, फ्रेगमेंटेशन। ये मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको इतनी चीजें याद रखना है, तो जो कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उस पर ज्यादा लोड नहीं लेना। तो ये फ्रेगमेंटेशन है, और ये जो सीएल रेडिकल है ये जब आरएस से कंबाइंड होगा तो बच्चों यहां पर आप लिख लेना आरडीएस। अगर कोई हमसे पूछ ले कि विच स्टेप इज आरडीएस, तो ये वाली स्टेप यहां पर आरडीएस होती है, और ये दोनों स्टेप जो होगी इनको हम लोग बोलेंगे प्रोपोगेशन। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि जब भी आप क्लास में बैठे और अगर मैं कुछ लिखता हूं तो उसको साथ साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा उसी के अंदर। ब्राइटनेस ज्यादा है, कुछ नहीं दिखने में दिख रहा है क्या? सभी लोगों को साथ यही प्रॉब्लम है क्या? ड्यू टू ब्राइटनेस ये नहीं दिख रहा है? बेटा वो आप ही के साथ है, आप अपने डिवाइस को थोड़ा सा ठीक कर लो। और दूसरी बात है कि ये ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है ना, क्योंकि यहां से तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये तो ऐसा ही दिखेगा, और ये नॉर्मली जैसा अपन हर क्लास में यूज करते हैं वैसे ही दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने डिवाइस की ब्राइटनेस को चेंज कर लो बेटा। चलिए, तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको SO2Cl2 मतलब रीड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म दिमाग में आ गया। फिर बोल रहा हूं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है। तो जिनको हम बोलते हैं ना कि लेस इंपॉर्टेंस है, वो पढ़िए आप, लेकिन पढ़ के रखिए बस, बहुत ज्यादा उस पर लोड नहीं लेना। तो ये उसका मैकेनिज्म है। यहां मैंने आरडीएस लिखा है, जब याद करेंगे आप तो इसको जरूर देख लेना। ये फ्रेगमेंटेशन स्टेप है, और डिग्री के हिसाब से हमने क्या बोला, 3 डिग्री मेजर, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, वही ऑर्डर चलेगा, दैट्स ऑल। चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगली रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। देखिए, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का बनना। यस, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या आता है, जैसे आपसे मैं पूछा था एरोमेटिक कंपाउंड, तो अपने दिमाग में सबसे पहले कौन आता है, बेंजीन। तो बच्चों 6 कार्बन या 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन का अगर कोई लीनियर एल्केन है, 6 से कम वालों में एरोमेटाइजेशन की कोई बात नहीं होती है। 6 कार्बन या 6 से ज्यादा कार्बन वाले जो लीनियर एल्केन होते हैं, जब उनको हम इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं हाई प्रेशर पे, Cr2O3 मतलब क्रोमियम का ऑक्साइड, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, वेनेडियम का ऑक्साइड, या अलुमिना Al2O3, अगर उनकी प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, देखिए यहां पर मेरे पास में जैसे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो सबसे पहले क्या होगा, हीट करने पर यहां और यहां रेडिकल बन जाएगा, इन दो जगह पे रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो रेडिकल यहां पर बना है, ये रेडिकल इस रेडिकल से जब कंबाइंड होगा, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट S6 मेंबर रिंग। पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा, और इस साइक्लोहेक्सेन में से फिर हमने क्या करा, हाइड्रोजन को निकाल लिया, डिहाइड्रोजिनेशन। अब सोचिए, क्या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में पोलैरिटी होती है? डू वी हैव पोलैरिटी इन CH बॉन्ड? जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नहीं होती है। तो सोचो, मैं इसमें से अगर मान लो अब हाइड्रोजन निकालता हूं, भाई क्या करूंगा मैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, मैंने क्या करा, इनको निकाल दिया, इनको निकाल दिया, इनको निकाल दिया, क्या हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, बेंजीन बन जाएगा। तो बेंजीन का फॉर्मेशन तो होता है, पर ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसकी कमर्शियल लेवल पे अगर मैं इल्ड की बात करूं तो दिस इज नॉट मोर देन 3 और 4%, मतलब 3-4% से ज्यादा की इल्ड नहीं है। लेकिन अगर मुझे बेंजीन बनाना है कमर्शियली, अगर मुझे बेंजीन का प्रोडक्शन करना है, तो यही तरीका यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि इकोनॉमिकली ये सस्ता पड़ता है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है ना, वो इकोनॉमिकली देखा जाता है, लेकिन इल्ड की बात होती है। मतलब इफ यू टेक 100 लीटर, तो उसमें से मुश्किल से जब रिएक्शन करवाएंगे आप, तो 2 से 3 लीटर ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बाकी आपका जो है वो अनरिएक्टेड बच जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में हमने 2 कार्बन लिए टर्मिनल, और वो पहले साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा, फिर उसका डिहाइड्रोजनेशन होगा।
सोचिए, अगर मान लो मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन 7 होते तब क्या होता बच्चों? तो 7 होते तो 7 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, रिंग तो 6 मेंबर बनेगी यहां से, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको एक मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा। मिथाइल मिल जाएगा तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट में टोल्यून आ जाएगा। देखिए, तो व्हेन यू आर हैविंग नंबर ऑफ कार्बन 7 तो भी आपको बेंजीन ही बनाना है, नंबर ऑफ कार्बन 6 तो भी आपको बेंजीन ही बनाना है। अब मान लीजिए कोई बोलेगा सर मेरे पास में अगर कोई 8 कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो बिल्कुल हो सकता है 8 कार्बन का स्ट्रक्चर भी। अब 8 कार्बन का स्ट्रक्चर है तो क्या करेंगे, देखो एक बार आप रेडिकल यहां बनाइए, 1 2 3 4 5 6, एक बार यहां बनाइए, और जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसकी बजाय, अगर आप इसकी बजाय एक बार रेडिकल यहां बनाते हैं और एक बार रेडिकल यहां बनाते हैं, शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं रेड यूज कर लेता हूं, एक बार आप यहां बनाते और यहां बनाते हैं, तो दोनों जो रेड वाले हैं उनसे जब आप उसको जोड़ेंगे तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन पे आपके पास एक एक मिथाइल बच जाएगा। तो बच्चों अगर 8 कार्बन का स्ट्रक्चर है तो भी बेंजीन बनाना, मतलब सोचो आपने क्या एरोमेटाइजेशन में होता है क्या, बेंजीन बनता है तो मिनिमम 6 कार्बन चाहिए, 6 7 8 कुछ भी हो, 9 होगा तो भी वही वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे। ज्यादा लोड नहीं लेना क्योंकि इतना कोई पूछता नहीं है, 2-3 एग्जांपल ही है जो अपने को मालूम होना चाहिए। तो दिस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन, मतलब जो कैटलिस्ट है वो लीनियर जो हायर अल्केन्स होते हैं उनको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटाइजेशन। चलिए देन इसके बाद में नेक्स्ट इट इन्वॉल्व्स द डिहाइड्रोजिनेशन, साइक्लाइजेशन एंड आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। अभी अपन वही बातें कर रहे थे क्योंकि वहां पे नया आइसोमर मिलता है, वहां पर हम लोग जो है बेसिकली हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, वहां पे हम लोग रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सब प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों नाइट्रेशन। देखिए अगर मान लीजिए हम कंसंट्रेटेड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ले लें, और कंसंट्रेटेड फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड को अगर हम किसी अल्केन में मिक्स कर दें रूम टेम्परेचर पे, एक कंटेनर है उसके अंदर हमारे पास अल्केन है, हमने नाइट्रिक एसिड ले लिया फ्यूमिंग, उसको हमने मिक्स कर दिया, नो रिएक्शन, क्योंकि अल्केन्स आर अनरिएक्टिव, अल्केन्स आर डेड एंड ऑफ द रिएक्शन। तो अल्केन्स में कोई रिएक्शन नहीं होगी H2SO4 के सॉरी HNO3 के साथ में। लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं 400-450 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाऊं, तो बच्चों ये जो नाइट्रेशन की जो रिएक्शन है ना, ये वेपर फेज नाइट्रेशन होता है। वेपर फेज नाइट्रेशन मतलब हम इसको इतना गर्म करते हैं कि गैसियस फॉर्म में ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। और होगा क्या, जब हम नाइट्रेशन की बात करेंगे तो जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा NO2 से, H atom replaced by NO2, और जो मैकेनिज्म होता है वो होता है बच्चों फ्री रेडिकल, मतलब बीच में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट बनेगा और यहां पर जो H है उसको रिप्लेस करेंगे। अब देखो मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर लिया है प्रोपेन, अब प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, तो एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक यहां है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं, इसको बीच वाले को, तो सीधी सी बात है मेरे को क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा बीच वाले को। लेकिन अब देखो जब ये बनना है तो इसमें बीच में रेडिकल कौन सा बनता है, ये वाला। यहां पर क्या होगा, ये जो टर्मिनल वाला हाइड्रोजन है इधर से मैंने रिमूव कर दिया, तो जब मैं ये रिमूव करूंगा तो यहां पर रेडिकल बनेगा, उससे ये प्रोडक्ट मिलेगा। पर क्योंकि हम जिस टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, एट दिस टेम्परेचर CH बॉन्ड के साथ साथ CC बॉन्ड भी टूट जाता है। अब सोचो अगर मैंने प्रोपेन का CC बॉन्ड तोड़ दिया, मान लो यहां से मैंने प्रोपेन का CC बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये हिस्सा क्या बनेगा बच्चों, मिथाइल, और ये क्या बनेगा, इथाइल। तो मिथाइल जो है वो नाइट्रोमीथेन बनाएगा और जो इथाइल वाला पार्ट है वो नाइट्रो इथेन बनाएगा। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, फिर सुन लीजिए, इट इज ए वेपर फेज नाइट्रेशन, टेम्परेचर काफी हाई रखते हैं, इट इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ
CH एंड CC बॉन्ड, CH बॉन्ड तोड़ो NO2 लगा दो, CC बॉन्ड तोड़ो NO2 लगा दो। मैकेनिज्म रेडिकल के थ्रू होता है। अब बताओ इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल मुझे यहां पे मिलेगा, तो वो तो यहां मिलेगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ इसमें परसेंटेज वाइज ज्यादा कौन होगा, तो मैं बोलूंगा ये होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, जैसे ये बन गया 40%, ये बन गया कुछ 30 से 32%। अरे बात समझ में? तो ज्यादा मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है ये, लेकिन ज्यादा है। इन चारों में सबसे ज्यादा कौन है, तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा ये वाला है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो कोई भी एल्केन लिया मैंने RH, कोई भी एल्केन लिया उस पे मैंने फ्यूमिंग HNO3 कंसंट्रेट HNO3 डाला, हीट किया, इस H को मैं रिप्लेस करूंगा किसकी मदद से, NO2 की मदद से, और साथ में क्या मिलेगा, H2O। तो दिस इज अ जनरल रिएक्शन फॉर नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों, कंफर्टेबल है? लिखा हुआ आपके पास ऑलरेडी है इसे, फिर भी मैंने कुछ कुछ चीजें समझा दी है। आपको ऐड करना है तो आप अपने नोट्स में उसको ऐड करते चले। ओके, क्या बोलना चाह रहा है हिमांशु बेटा? स्टेबल कौन? स्टेबल का मतलब फ्री रेडिकल, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल एक्सिस अल्फा हाइड्रोजन, ये स्टेबल है। स्टेबल से मतलब मेरा यहां पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू था, क्योंकि इंटरमीडिएट से रिएक्शन हो रही है, रेडिकल इंटरमीडिएट से। यस, इट्स ओके। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी आप लोगों से जो बोला था वही था, नाइट्रेशन टेक्स प्लेस इन वेपर फेज, इन्वॉल्व्स रेडिकल मैकेनिज्म, इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ CC एज वेल एज CH बॉन्ड। तो ये अभी अपन ने देख ही लिया। इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट सल्फोनेशन पे। अब देखिए जैसे हम लोग नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, ऐसे हम लोग सल्फोनिक एसिड लेते हैं, और सल्फोनिक एसिड में क्या होता है बच्चों, तो अगर मैं इसका जनरल मैकेनिज्म की बात करूं तो देखो ये मैकेनिज्म ऐसा है, RH ओलियम, आई थिंक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ओलियम बोलते हैं। ओलियम के साथ में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RSO3H प्लस H2O। मतलब क्या हुआ, इस H को मैंने किससे रिप्लेस किया, SO3H ग्रुप से, जैसे नाइट्रेशन में NO2 से रिप्लेस किया, यहां पर SO3H से रिप्लेस किया। ये प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, अल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, अल्केन सल्फोनिक एसिड। फ्यूमिंग का मतलब क्या है, देखो बेटा जब लैब में हम लोग नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है SO3 से, याद है अपने को। और जब हम SO3 को H2SO4 में एक्सेस डिसॉल्व करते हैं उसी को बोलते हैं ओलियम। उसी को क्या बोलते हैं, ओलियम। ओलियम का ही दूसरा नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम का ही एक और नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा ही जो नाइट्रिक एसिड होता है वो NO2 से बनता है। अगर मैं नाइट्रिक एसिड लेता हूं, प्योर नाइट्रिक एसिड, 100% प्योर नाइट्रिक एसिड, तो पता है वो बिल्कुल आपको कलरलेस दिखेगा, कलरलेस। लेकिन अगर मैं उस नाइट्रिक एसिड में NO2 एक्सेस डिसॉल्व कर दूं तो NO2 का साथ आपको मालूम होगा कि जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। NO2 इज ए ब्राउन गैस। तो वो NO2 के डिसॉल्व होने के कारण जो आपका कलरलेस नाइट्रिक एसिड है वो हल्का सा येलोइश दिखने लगता है, उसका कलर थोड़ा थोड़ा येलो टाइप का हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड NO2 से बनता है, एक्सेस NO2 डिसॉल्व करो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड SO3 से बनता है, एक्सेस SO3 डिसॉल्व कर दो, उसी को बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का ही दूसरा नाम है ओलियम। ठीक है, तो जिसने पूछा था फ्यूमिंग मींस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया अभी कोरवाल बेटा। चलिए, तो मैंने आपको ये जो समझाया समझ में आया क्या? सल्फोनेशन में क्या करना है बच्चों, H हटाना है, SO3H लगाना है। अब मान लो मेरे पास में अलग अलग टाइप के H है डिग्री वाइज, जल्दी से बताओ कौन सा H हटाना चाहिए। अलग अलग डिग्री है, मान लो CH की, कार्बन अलग अलग डिग्री का है, तो कौन सा हटाना चाहिए, 3 डिग्री, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर क्या है, एक आधी लिमिटेशन है बच्चों। लिमिटेशन ये है कि अगर मैं लीनियर अल्केन लेता हूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लीनियर, ब्रांच नहीं लीनियर, पता है N हेक्सेन
कि पहले कोई भी लीनियर अल्केन का सल्फोनेशन होता नहीं है, प्रैक्टिकली बात हो रही है। एन हेक्सेन के पहले किसी का भी सल्फोनेशन नहीं होगा लीनियर में, लेकिन ब्रांच में, अब ब्रांच में जल्दी से बोलो, पहला ब्रांच अल्केन कौन सा होता है? पहला ब्रांच्ड, इट इज आइसोब्यूटेन। पहला ब्रांच तो आइसोब्यूटेन ही है ना बच्चों, 4 कार्बन, 3 कार्बन की चेन, बीच में ब्रांच लगा दिया अपन ने, तो आइसोब्यूटेन इज द फर्स्ट अल्केन एज ए ब्रांच विच कैन अंडरगो सल्फोनेशन, मतलब इसके बाद वाले सभी सल्फोनेशन में जाएंगे। पर लीनियर में एन पेंटेन तक के सल्फोनेशन में नहीं जाते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं, ब्यूटेन दे दिया H2SO4, अपन ने क्या करा, उठा करके प्रोडक्ट बना दिया, नहीं बनाना है। चलिए अब यहां पर मैंने लिया एन हेक्सेन, तो एन हेक्सेन को जब फ्यूमिंग H2SO4 से हीट करूंगा तो क्या होगा, वही अलग अलग जगह पे हमको हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, डिफरेंट जगह पे हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, और रेडिकल की स्टेबिलिटी से मेजर प्रोडक्ट डिसाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय SO3H इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ओनली ऑफ CH बॉन्ड, CC बॉन्ड नहीं टूटता यहां पे। अल्केन विच हैव 6 और मोर देन 6 कार्बन अंडरगो दिस रिएक्शन, ये लीनियर अल्केन के लिए है। तो यहां पे आप लिख सकते हो, ये जो अल्केन लिखा है ना, यहां पे आप कर सकते हो लीनियर अल्केन, लीनियर अल्केन विच हैव 6 और मोर देन 6 कार्बन कैन अंडरगो, क्योंकि ब्रांच में तो आइसोब्यूटेन, ये जो आइसोब्यूटेन है ब्रांच में, इसका सल्फोनेशन होता है बच्चों। लोअर अल्केन आल्सो गिव्स दिस रिएक्शन बट ओनली एट टर्शियरी कार्बन, ये लिखा हुआ ही है, इसी के बारे में बात हो रही थी कि टर्शियरी कार्बन अगर है तो दे सकता है। ओके चलिए, कंफर्टेबल है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये आप देखोगे कि इसमें समझाने की बातें नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो आपको एक तरह से याद रखनी होती है। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलिए देन इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, ये तो वही फ्यूमिंग H2SO4 से 3 डिग्री वाले को मैंने अल्केन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट किया। अगली रिएक्शन है पायरोलिसिस। देखिए पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, तो पायरोलिसिस का बेसिक मतलब होता है, देखो मैंने आपको पिछली क्लास में जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था तब मैंने बोला था कि गैसोलीन, गैसोलीन और बेसिकली अल्केन विद 5 to 8 कार्बन, मतलब पेट्रोल की बात कर रहे हैं। आपको पता है 5 to 8 कार्बन के जो अल्केन है ये हमको रिलेटिवली कम मिलते हैं, और हमारे पास में उसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास में बीच वाली रेंज है पेट्रोल और डीजल के बीच में, कौन सी रेंज है, C9 से लेके C14 तक। C9 से C14 वाली रेंज को मैंने एक नाम दिया था, अगर ध्यान हो तो, क्या नाम दिया था, कैरोसिन। क्या बोला था, याद करके देखो, सब लोग जाग रहे हो ना? हाँ, तो कैरोसिन जो है, और कैरोसिन क्योंकि आपको तो पता है कि कैरोसिन का जो यूज होता है वो रिलेटिवली कम होता है, मार्केट में वो सस्ता भी मिलता है, और उसकी जो यूटिलिटी है, क्योंकि उसमें बेसिकली कोई भी इंजन में वो इतना अच्छा फिट नहीं होता है, एक्सेप्ट कुछ एरोप्लेन वगैरह से रिलेटेड फ्यूल में उसको लेते हैं, पर बाकी जनरली। तो हम क्या कर सकते हो, जो कैरोसिन है उसको अगर हम तोड़ दे, ब्रेक कर दे, लिसिस का मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, पायरो का मतलब होता है हीट, तो हीट देकर के अगर हम हायर अल्केन को तोड़ दे लोअर अल्केन में, अरे बात समझ में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन एंड लोअर अल्कीन, लोअर अल्केन और लोअर अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। चलिए, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाई नॉट CC बॉन्ड ब्रेक इन सल्फोनेशन। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ये रिएक्टेंट और उसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और एक बार जब SO3H आकर के जुड़ जाता है तो जो कार्बन कार्बन का स्ट्रक्चर है वो डीएक्टिवेटेड हो जाता है। प्रैक्टिकली क्या देखा है हमने कि उसके अंदर बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं है, बिकॉज वी डोंट गेट द मिक्सचर ऑफ लोअर सल्फोनिक अल्केन सल्फोनिक एसिड। अब जो रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है, जिसका मैकेनिज्म नहीं होता है, वहां पर क्यों नहीं बनते हैं ज्यादा,
ऑब्जर्व चीजें होती है। तो ये हमने प्रैक्टिकली देखा है, क्योंकि क्यों हम कहां बोलेंगे, जहां पर हमारे पास मैकेनिज्म होंगे वहां पर हमारे पास में क्यों का ऑप्शन होता है। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस में हम लोग क्यों वर्ड यूज नहीं करते हैं, पर प्रैक्टिकली सल्फोनेशन की जब बात करते हैं तो वी डोंट गेट द मिक्सचर ऑफ लोअर प्रोडक्ट्स। चलिए सर, हीट देंगे तो जल नहीं जाएगा केरोसिन, कैसे होता है बेटा? कोई भी चीज का जलना और बेसिकली हीट देने में एक डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए मैं किसी चीज को जलाना चाहता हूं तो आई मस्ट सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और अगर वो सप्लाई नहीं करता हूं मैं तो मैं उसको हीट दे सकता हूं, वो जलेगा भी नहीं। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि जलाने का मतलब क्या हुआ। जलाने का मतलब इट्स कंप्लीट कंबशन, और कंबशन मतलब O2 की प्रेजेंस में होता है। चलिए सर, एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला था हाइड्रोकार्बन में बताएं, अब तूने लिखा तो कुछ तो भी है दिव्यांशु, व्हाई वी कैन यूज अल्कोहल विद पेट्रोल इन रनिंग व्हीकल। बेसिकली इट लोअर्स द कॉस्टिंग ऑफ फ्यूल। हम 20 और 80% का मिक्सचर बना करके उसको जलाने में यूज करते हैं, उससे व्हीकल हमारे रन होते हैं और उससे हमारे उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, इसलिए हम लोग उसको प्रिफर करते हैं। डीजल बेस्ट कौन सा होता है? ये मैंने बताया था कि 15 से लेकर के 17 तक के जो है वो डीजल होते हैं। चलिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है हिमांशु कि यू आर जस्ट वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस जो कि अभी यहां पर रिलेवेंट नहीं है, तो थोड़ा सा अपन रिलेवेंट चीजों को पढ़ ले, है ना? और आगे अभी डीजल और पेट्रोल के बारे में, बेस्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ आस्था सर, व्हाई डीजल इज चीपर देन पेट्रोल? अरे दीदी, कोई चीज का सस्ता होना ये उसके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, उसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना? टमाटर के भाव देखना, जब बहुत सारे आते हैं ना तो 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो भी मिल जाते हैं, आज जो है 70 रुपए किलो नहीं मिल रहे हैं। तो ये अपने को मार्केट को समझना पड़ेगा, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। 40, वेरी गुड, हिमांशु ने खरीदे हैं, उसे 40 बोला है, मान लिए मैंने। अब आप लोग थोड़ा सा टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, मैं आप लोग के चैट पढ़ना बंद कर रहा हूं क्योंकि देयर इज नो क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आ जाइए इधर। तो व्हाट डू यू मीन बाय पायरोलिसिस? पायरोलिसिस मींस थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जलाने की बात नहीं हो रही यहां पे। अब इसको हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं, दो नाम है, क्रैकिंग और पायरोलिसिस, मतलब तोड़ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम अगर मान लो किसी भी हायर अल्केन को हीट करेंगे, अब देखो एक होता है डायरेक्ट हीटिंग और एक होता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीटिंग। तो जो क्रैकिंग होती है दो टाइप से होती है, एक थर्मल क्रैकिंग होती है मतलब हीट दे करके, और एक कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, अल्यूमिना और सिलिका जो है ये कैटलिस्ट में यूज करते हैं और उसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा लोअर अल्केन एंड लोअर अल्कीन का मिक्सचर। अब मैं आपको यह क्लियरली बता देता हूं, एक एग्जांपल अपन ने यहां पे लिया है, पर मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए क्या हो रहा है, यहां मेरे पास में 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर अपने को दिख भी रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो इसमें मैंने क्या करा, 1 और 2 के बीच से एक HH का बॉन्ड तोड़ दिया, CH। तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH डबल बॉन्ड CH2 और H2 निकल गया, एक केस ये बन गया। मैंने क्या करा, यहां से बॉन्ड तोड़ा। अब यहां से जब मैं बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये रेडिकल जाकर के क्या करेगा, यहां से H को ऑफसेट करेगा। देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH CH2। ध्यान रखना यहां पे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन मैच करना है और आपको मिल जाएगा मीथेन। मैंने यहां से बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ रेडिकल बना तो एक अल्केन में CH3 CH3 और दूसरा अल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि आपके पास में 4 कार्बन के लिए जो अवेलेबल हाइड्रोजन है वो कितनी है बच्चों? तो वो तो 10 ही है हमारे पास, उन्हीं को हमको यूज करना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास में बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग क्रैकिंग और पायरोलिसिस।
ए मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन्स एंड लोअर अल्कीन्स आर प्रोड्यूस। इसमें कोई डिजायर प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए कोई आपसे पूछता भी नहीं है, पर ये मीनिंग पूछ सकते हैं कि मतलब क्या है, क्या मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पर हमारे इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। चलिए, तो आई थिंक क्लियर है, आगे बढ़ जाए हम लोग। पर्पस ऑफ क्रैकिंग इज कन्वर्टिंग हायर अल्केन्स इनटू गैसोलीन। गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बात करते हैं। चलिए, ये पूरा आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा क्रैकिंग, और बेसिकली उसका कंसेप्ट क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब इसके बाद में आते हैं ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। तो ये ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर के पहले बच्चों मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। एक दो चीजें और है जो यहां पे हम लोग क्लियर करेंगे, जैसे कि एक होता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये नोट्स में नहीं दिया है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन दो टाइप से होता है। एक अनकंट्रोल्ड अल्केन का ऑक्सीडेशन, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या बच्चों? अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब होता है कंबस्शन। अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब होता है कंबस्शन। कंबस्शन, अब देखिए मेरे पास में मान लो मीथेन है, मीथेन का अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में कंबस्शन करता हूं तो क्या बनेगा? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O। ठीक है क्या? अब कार्बन कितना है? एक, तो एक CO2। हाइड्रोजन कितने? 4, तो यहां पे क्या हो जाएंगे? 2। टोटल ऑक्सीजन कितने लग रहे हैं? 2 यहां लग रहे हैं, 2 यहां, 4 ऑक्सीजन, इसका मतलब यहां पर 2। C3H8 XO2 gives 3 CO2 and 4 H2O। जल्दी से बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? X कितना होगा? गुड, सभी लोगों का आंसर जल्दी से। यहां टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 6, और यहां कितनी है? 4, मतलब टोटल कितनी हो गई? 10। तो X विल बी 5। अब बच्चों एक क्वेश्चन यहां पर ऐसा भी आता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास में ये लेट इट बी 10 लीटर ऑफ प्रोपेन है। अब 10 लीटर प्रोपेन को कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए? 10 लीटर प्रोपेन को कितना लीटर ऑक्सीजन चाहिए? तो मोलर प्रपोर्शन अपने को पता ही है। ये हाफ क्यों लिख रहा है बेटा? जो 5 लिख रहा है या हाफ लिख रहा है, थोड़ा सोचो। एक मोल के लिए 5 मोल लग रहा है, 1 लीटर के लिए 5 लीटर लगेगा, तो 10 लीटर के लिए 50 लीटर लगेगा। अब आपको मैं एक और बता दूं, अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, ऐसा भी पूछते हैं, और यहां पे बच्चा गलती कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मेरे को पता है कि 50 लीटर चाहिए, लेकिन मेरे से एयर अगर पूछे तो एयर कितना लीटर चाहिए? तो एयर में तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो अप्रोक्सीमेटली अपन 21 लेकर के बात करते ही है, डेसिमल डेसिमल को भूल जाओ। तो ध्यान रखना कि 50 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, मतलब X 21% ऑफ X शुड बी इक्वल टू 50 लीटर। ये जो आंसर दे रहे हैं 25, 21, ये परसेंटेज की बात हो सकती है, लेकिन कितने लीटर चाहिए? तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा वैल्यू? अप्रोक्सीमेटली 250 लीटर के आसपास एयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन पूछा है या एयर पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो ये अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कंबशन। दूसरा होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हमारे पास में
देखिए हर अल्केन का ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है, कुछ लिमिटेड अल्केन और लिमिटेड कंडीशन है। मतलब ये याद ही रखने वाली बातें बच्चों, ये जनरल रूल नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने क्या करा, मीथेन ले लिया। अब मीथेन का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप के कैटलिस्ट यहां पर प्रेफर किए। जैसे मान लो मैंने ले लिया कॉपर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पता है इस कंडीशन में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर मैं मीथेन का ऑक्सीडेशन करता हूं, और यहां पर हम लोग जनरली प्रिफर करते हैं 9:1, 9 पार्ट मीथेन विद 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पर अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा कैटलिस्ट चेंज कर दूं, इंस्टेड ऑफ कॉपर इफ आई टेक मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और टेम्परेचर वही लेता हूं, प्रेशर भी वही लेता हूं, अंडर दिस कंडीशन वी गेट फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है फॉर्मल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है मीथेन। तो डिपेंड करता है कि हमने टेम्परेचर क्या लिया है और कैटलिस्ट क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर वहीं पर हम मीथेन में, वहीं पर अगर मान लीजिए हम मीथेन की रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ, मतलब बेसिकली हम लोग ले रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब स्टीम की बात हो गई, निकल की प्रेजेंस में इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का फॉर्मेशन होगा कब, जब हम लोग ये लेंगे। तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है, मतलब कार्बन यहां पर आप देखोगे तो -4 स्टेट में है, -4 से ऑक्सीडाइज हो रहा है, -4 से ऑक्सीडाइज हो रहा है, -4 से ऑक्सीडाइज हो रहा है। इवन अगर मान लीजिए हम मीथेन को, अब देखिए हम मीथेन को सिर्फ हीट कर दें, एक हमारे पास में है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और एक हमारे पास में है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूरा इंफॉर्मेटिव है, अपने को याद ही रखना है। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको मिलता है C+H2, C मतलब कार्बन ब्लैक, और अगर हम वहीं पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन प्लस H2। तो ये सब रिएक्शंस में अगर आप देखेंगे तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का जो है वो बढ़ता जा रहा है। सिंथेसिस गैस बेटा बोल तो सकते हो CO+H2 को, लेकिन वो 1:1 के प्रोपोर्शन में होता है, और यहां वो प्रोपोर्शन नहीं मिलता है आपको, है ना। तो इसलिए यहां जो आपको मिलेगा वो मिलेगा तो सही कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन वो नहीं है जो बेसिकली हम लोग बोलते हैं। देन इसके अलावा अगर मेरे पास में कोई भी 3 डिग्री CH बॉन्ड हुआ, 3 डिग्री CH बॉन्ड, देन 3 डिग्री CH बॉन्ड में अगर हम KMnO4 डाल करके हीट कर दें, KMnO4 डाल करके हीट करें, देन इट गेट कन्वर्टेड टू, देखिए बहुत बार आपको क्वेश्चन में ये चीजें मिल जाएगी, इसलिए मैंने बोला कि ये आपको याद रखना है, इंफॉर्मेटिव है। तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, तो अल्केन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू 3 डिग्री अल्कोहल, लेकिन कौन से अल्केन होंगे ये, जिनमें 3 डिग्री CH बॉन्ड होगा, ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं किसी जनरल अल्केन को, ये सब अलग अलग रिएक्शंस है, अगर मैं किसी सिंपल अल्केन को हीट करता हूं आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट, सॉरी Mn एसीटेट, in the presence of Ag2O और in the presence of MnO2, अगर मैं इनकी प्रेजेंस में हीट करता हूं, यहां पर भी और लिख देता हूं मैं, क्योंकि तो इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में अगर मान लो मैं हीट करता हूं देन इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास में अल्केन के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मिलेंगे हमको। और यहां पर आप देखिए कि हमने इतने सारे ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट लिखे हैं, तो ये आपको पीडीएफ में नहीं दिया है, ये आपको नोट करना है। नहीं बेटा, ये जो आप बोल रहे हो ना आदित्य, ये अगर आप आगे पढ़ोगे तो कैटलिस्ट रिएक्शन में अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, और एक स्टेटमेंट अपन बोलते हैं कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। लेकिन एक बात बता दूं मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट
प्रोडक्ट बदल जाते हैं। मतलब जैसा आप कैटलिस्ट यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब कैटलिस्ट आर टेकिंग पार्ट, वो बीच में इन्वॉल्व हैं, फाइनली वो आपको मिल जाते हैं। तो वो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। वो जो स्टेटमेंट आपने पहले से पढ़ा होगा ना कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं। और बहुत सारे कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के प्रोडक्ट को चेंज भी करते हैं। हाँ, सारा याद ही रखना है। चलिए, तो मैं आपको वैसे तो दिखाऊंगा, ये अपना पहला स्लाइड था, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, अनकंट्रोल्ड कंबशन। देन इसके बाद में यहां से हम लोगों ने बात की थी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। MnO2 के लेफ्ट साइड बताता हूं, ये वाली स्लाइड देख ली आप लोगों ने, इसमें 3 रिएक्शन हमने लिए मीथेन की। और ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट कभी कभी आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि सर हमने पढ़ा नहीं है। आप अपनी नोट्स में इसको ऐड करिए, ये PDF में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट ये है MnO2 के लेफ्ट में मैंने और लिखा है बेटा, चलो मैं इसको फिर से थोड़ा ठीक लिख देता हूं। अरे यार, सब गड़बड़ हो गई। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या लिखा था यहां पे, एक हमने लिखा था मीथेन इन द एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, एक हमने लिखा था 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे C+H2 बैलेंस कर लेना। यहां पर एसिटाइलिन मिलता है हमको 1500 पे। फिर इसके बाद में अगर हमारे पास 3 डिग्री CH बॉन्ड हो, 3 डिग्री CH बॉन्ड in the presence of KMnO4 heat, we get 3 degree alcohol, 3 डिग्री अल्कोहल। देन इसके बाद में अगर मेरे पास में कोई भी अल्केन है, उसको मैं CH3COO होल ट्वाइस Mn, मैग्नीज का एसीटेट, और Ag2O और MnO2 किसी के भी साथ हीट करें तो मुझे मिलता है RCOOH। चलिए, तो बच्चों आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, है ना? और स्लाइड्स के फोटो भी खींच लेना आप। अब एक और रिएक्शन पे आते हैं हम। अगली रिएक्शन है आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन। आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन। देखिए, अल्केन का आइसोमराइजेशन मतलब एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट करना। जो मेरे पास में लीनियर अल्केन से, अगर हम लीनियर अल्केन को, एक स्टेटमेंट आप लिख ले तो ज्यादा बेटर है, व्हेन लीनियर स्ट्रेट चेन अल्केन आर हीटेड विथ अनहाइड्रस AlCl3, when straight chain alkane are heated with anhydrous AlCl3 in the presence of moist HCl, they get isomerized to branched alkane. Linear alkane gets isomerized to branched alkane. इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। चलिए, अब मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। बच्चों, पहले तो हम ये देख लें AlCl3। अब ये AlCl3 जो है ना, आज आया है, अब आज इसको थोड़ा सीख लो।
तो आगे जब जब भी आएगा तो दिमाग में रखना है। AlCl3 एक लेविस एसिड होता है, आई थिंक सबको पता है। AlCl3 में Al जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या ये क्लियर है हमारे दिमाग में? इट इज ए लेविस एसिड, इट इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी जो लेविस एसिड होते हैं ना, इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा क्या करते हैं मालूम? इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां है, किधर है इलेक्ट्रॉन, किसके पास है इलेक्ट्रॉन। और जब भी इनको मौका मिलता है, ये फट से एक लोन पेयर के साथ में ग्रुप भी आ जाए तो चल जाएगा, एक लोन पेयर को पकड़ लेते हैं। और जब ये लोन पेयर को पकड़ लेते हैं ना, तो इनके पास में क्या होगा? अभी भाई 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक लोन पेयर इनको मिला तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? लोन पेयर मिला तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वही मैं चेक कर रहा था कि आप लोग सो तो नहीं रहे हैं। हाँ, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे एल के पास आएंगे तो एल के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज होगा एल के ऊपर? नेगेटिव चार्ज। और एज ए मेटल एल नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं करता है। एल नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं करता है। तो अब वो क्या करेगा मालूम है? वो उस नेगेटिव चार्ज के कारण जिसको उसने पकड़ा है ना, खींचा है, उसको वापस छोड़ देगा। मतलब लेविस एसिड का मैं आज आपको एक फंक्शन बता रहा हूं जो आगे भी यूज करूंगा मैं। ध्यान रखिएगा अब ये चीज, नहीं तो बोलोगे कल को सर आप फिर से समझाओ क्या कहानी है। मैं आज इसलिए क्लियर बता रहा हूं। क्या करते हैं वो ऐसे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। क्या चाहिए मेरे को? इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जैसे ही उसको कोई दिखा, उसको उसने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, माइनस आया, बाद में क्या बोलेगा? तू क्यों मेरे पास है भैया, मेरे को थोड़ी माइनस चाहिए, चल भाग यहां से। जैसे ही वो गया फिर इलेक्ट्रॉन हो गया 6। अरे गजनी है भैया ये तो। क्या है ये? गजनी है। मेरे को याद ही नहीं है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिले थे क्या। मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन मिल गए, मेरे को माइनस नहीं चाहिए, तू मेरे साथ क्यों है? ये जब भी यूज करेंगे ध्यान रखना बच्चों, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और ये अकेला नहीं है, सभी लेविस एसिड ऐसा ही ऑर्गेनिक में काम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे यहां पर बताता हूं, हिट लगेगी क्योंकि यहां पे तो आपको पता ही है पोलैरिटी नहीं है, सब बॉन्ड बड़े मजबूत टाइप के बॉन्ड है यहां पर। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं यार बच्चों, क्वेश्चन वही है लेकिन मैं उसको बॉन्ड के टर्म्स में बता रहा हूं। उसका थोड़ा सा रीजन है ताकि आपको चीजें अच्छी समझ में आ जाए। ये जो AlCl3 है, इसने क्या करा? इसने यहां से इस मिथाइल ग्रुप को जो है खींच लिया इलेक्ट्रॉन के साथ में। देखो मिथाइल बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ के आऊं, तो एल क्या बोलेगा? रहने दे भैया, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, आना है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के आ। अब इलेक्ट्रॉन क्यों लेकर के आ? तो उसने क्या करा? ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है इसको ब्रेक किया। अब आ गया उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, वो जाकर के एल के साथ में जुड़ गया। तुम बोलोगे सर सीसी बॉन्ड को तो भैया हीट दे रहे ना हम, इसीलिए हमको हीट लगती है। अब ये क्या बन जाएगा? तो ये ऐसा हो जाएगा यार, जैसे ही वहां से CH3 माइनस निकलेगा तो इस पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा AlCl3 CH3 और पूरे पे माइनस। शायद आपको मालूम होगा, अभी आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ लिए होंगे, कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि CH3 नेगेटिव ऐसे लिगेंड जुड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब सोचो, जैसे ही आपके पास में ये हुआ, ये कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन के बारे में कुछ याद करो यार। हमने बोला था कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो उसका अगला दिमाग कहां जाता है? कार्बोकैटायन कभी बनता है, हाँ, रीअरेंजमेंट। आदत बना लो, कार्बोकैटायन बना मतलब उसको तो दिमाग में रीअरेंजमेंट भरा हुआ है पूरी तरह से। तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाएगा भैया। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर के वो कहां पहुंच जाएगा? यहां पर। और जब तक ये कहानी होगी, जब तक ये कहानी होगी तब तक इधर एक नई कहानी हो गई है। क्या? मेरे को थोड़ी चाहिए नेगेटिव, मैं तो मेटल हूं, मैं कैसे नेगेटिव चार्ज बियर करूंगा, चल भाग यहां से। तो वो जो CH3 माइनस है उसको उसने वापस भगा दिया और AlCl3 हमारा अलग हो गया। अब ये जो CH3 माइनस है
भैया माइनस है कार्बन, क्या ढूंढ रहा है? पॉजिटिव सेंटर। पॉजिटिव क्या ढूंढ रहा है? नेगेटिव सेंटर। दोनों एक दूसरे से मिले और मिल करके हमको क्या मिला दिया? हमको मिला दिया एक आइसो पेंटेन। एन पेंटेन कन्वर्टेड टू आइसोपेंटेन, आइसोमराइज कर दिया उसको। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? HCl सिर्फ AlCl3 की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को इनहेंस करता है। कैटलिस्ट होते हैं ना, उनको एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनहेंस करने वाला भी लगता है बीच बीच में, तो मोस्ट HCl का काम होता है उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को इनहेंस करना। अब देखिए, ये जो मेरे पास में आइसोपेंटेन था, चलो फिर से देखते हैं अपन। अगर मैं इस आइसोपेंटेन को वापिस से AlCl3 अनहाइड्रस ही है, ध्यान रखना, हम अनहाइड्रस ही यूज करते हैं, मतलब लिखे नहीं लिखे वो अंडरस्टूड है, और मॉइस्ट HCl के साथ में हीट करें। अब बताओ बच्चों, अब क्या होगा यहां पर? तो देखो, ये वापिस से इसको लालच देगा, लेकिन इसको लालच देगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको लालच देगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा नहीं, वो लालच देगा इस वाले को। इस बार उसने इसको लालच दिया, इसको लालच दिया, तो देखो क्या बनेगा? CH2 पॉजिटिव, CH, CH3, लालच ये टर्मिनल वाले को ही देता है, मतलब मिथाइल ग्रुप को ही लालच देता है ये। और ये क्या बन गया? ये बन गया AlCl3 CH3 होल नेगेटिव। अब इसने क्या देखा रहे हैं? तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, पड़ोस का कार्बन 3 डिग्री है। चलो रीअरेंज करते हैं, ये हो गया रीअरेंज। आफ्टर रीअरेंजमेंट इधर से तो इसकी कहानी क्या थी? CH3 को लिया और CH3 को छोड़ दिया, वापस छोड़ दिया, इसने आकर के इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, तो भैया इट गेट कन्वर्टेड टू, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? दिस इज नोन एज नियोपेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज एन पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। तो एन पेंटेन आइसोमराइज होके गया आइसोपेंटेन में, आइसोपेंटेन फर्दर आइसोमराइज होके गया नियोपेंटेन में। चलिए देख लीजिए इसको जरा फटाफट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ अल्केन। लास्ट में एल्यूमिनियम है ना? हाँ एल्यूमिनियम तो है ना बेटा, कहां पे लास्ट में बोल रहा है लेकिन तू? AlCl3 ये बना कॉम्प्लेक्स, इससे AlCl3 अलग हट गया अनहाइड्रस। लास्ट स्लाइड में AlCl3 निकल तो गया बेटा, ये दोनों कंबाइंड होकर ये बना रहे हैं, तो AlCl3 तो कैटलिस्ट है हमारा, वो तो एज इट इज पड़ा रहेगा, यूज होता रहेगा। यस, ऑलवेज 3 डिग्री कार्बन टर्मिनल ही रिप्लेस होगा, ऐसा नहीं है बेटा, ये मिथाइल ग्रुप को निकालता है। अब जैसे मान लो इसने इस मिथाइल को निकाला होता, इस वाले को, तो कार्बोकेटाइन क्या बनता? 2 डिग्री, रीअरेंज होता? नहीं होता, फिर से यही बन जाता। तो ये निकला, ये बना, नो मीनिंग, ये निकला तो ये बना, है सम मीनिंग। तो वो तो मिथाइल को खींचता है, हर जगह से खींच सकता है, लेकिन जो बनने वाला है वो पहले से ज्यादा स्टेबल बनेगा, तब उसको हम बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपने सीखा ही नहीं है कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी, मतलब आपने कैटलिस्ट पढ़ा ही नहीं है। भैया कैटलिस्ट होते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट रास्ता बना देते नया। तो नया रास्ता कब बनाएंगे? मालूम, जब खुद इन्वॉल्व होंगे। बिना इन्वॉल्व हुए कैटलिस्ट का रोल ही खत्म है। फिर तो कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के स्टार्टिंग में और एंड में हमको फिर से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में उनका रोल नहीं है, उनका रोल है, तभी तो रेट ऑफ द रिएक्शन अल्टर होती है, प्रोडक्ट अल्टर होते हैं। ओके, तो ये हमने आइसोमराइजेशन की बात कर ली, ये आप लोगों ने देख लिया बच्चों स्लाइड्स।
आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आते हैं वापिस से हमारे इस कंसेप्ट पे। अब देखिए दो चीजें यहां पे बच्चों, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। सुनिए, एक्चुअल में क्या होता है, हमारे यहां पे दो तीन टर्म्स है जिनके बारे में थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। एक है नॉकिंग। नॉकिंग वो मेटेलिक साउंड होता है जो इंजन में से जनरेट होता है ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ द फ्यूल। फ्यूल के कंबशन के समय पर एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल में इंजन में क्या होती है, एक रिंग होती है, एक पिस्टन होता है। तो जब हम किसी भी फ्यूल के कंबशन की बात करते हैं तो हमने तो क्या करा, जो भी इंजन डिजाइन किया है वो एक फिक्स वॉल्यूम में एयर, फिक्स वॉल्यूम में फ्यूल इंजेक्ट करेगा। उसके कंबशन से गैसेस प्रोड्यूस होगी, उन गैसेस से वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, तो पिस्टन का जो मूवमेंट है ना, रिंग और पिस्टन का, वो कंटिन्यू रहेगा। ये जनरल कंबशन की प्रोसेस है। अब अगर मान लीजिए हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से गैसेस का वॉल्यूम अगर वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो, उससे कम या उससे ज्यादा हो, तो रिंग और पिस्टन के बीच में एक मेटेलिक साउंड जनरेट होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉकिंग। तो नॉकिंग इज ए मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ ए फ्यूल इन इंजन। ये लाइन पता नहीं यहां पे लिखी है कि नहीं, आप लोग अपने उसमें लिख सकते हो। नॉकिंग इज ए मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल इन इंजन। अब ये मत करना, शाम को स्कूटी लेके गए, उसमें से मेटेलिक साउंड जैसा कुछ को खड़खड़ कर आ रहा है, बोले सर मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस हुआ। मेटेलिक नहीं हो, पुर्जे ढीले हैं, उसमें और मेटेलिक साउंड में अंतर होता है। तो मेटेलिक साउंड जो होता है ना, वो इंजन में सेंसर की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों। हम जनरली सेंसर जो होता है उससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। अब सुनिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि यार मेरे इंजन में मेटेलिक साउंड 0 है, इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब मेरे पास में जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी बेस्ट है। जितना फ्यूल जैसा मुझे इंजन को चाहिए उतना ही क्वालिटी का फ्यूल मेरे पास में अवेलेबल है। एक बच्चा लिख रहा है बंद कर दो गाड़ी, नो मेटेलिक साउंड, शाबाश। तो अब बेटा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, क्वालिटी ऑफ डीजल की बात करेंगे। तो पहले तो मैंने क्या बोला, नॉकिंग वर्ड समझ में आ गया सबको? नॉकिंग क्या होता है, क्लियर? नो, फ्यूल की क्वालिटी जितनी वर्स्ट होगी, नॉकिंग उतनी ही, फ्यूल की क्वालिटी जितनी वर्स्ट होगी, नॉकिंग क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा तो नॉकिंग कम होगी। अब पेट्रोल की क्वालिटी, जैसे आप गए किसी पेट्रोल पंप पे, आपको पता है इंदौर के अगर 10 पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल लेके आएंगे तो हर जगह मिलावट के कारण क्वालिटी अलग अलग आती है। आपको लगता होगा लेकिन ऐसा होता नहीं, क्वालिटी अलग अलग आती है क्योंकि वो कुछ ना कुछ मिलाते रहते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अब हमको पता कैसे चले या हम उस पेट्रोल की रेटिंग कैसे करें, मतलब अच्छा बुरा, थोड़ा अच्छा, ज्यादा बुरा, उसकी रेटिंग करने का एक तरीका होता है ना। तो रेटिंग करने का तरीका होता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जो है ये तरीका है बच्चों। सबसे अच्छा जो फ्यूल हम लोग मानते हैं पेट्रोल में, आपको शायद ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज आइसोऑक्टेन। ये आइसोऑक्टेन है। जब आप लोगों ने लास्ट ईयर नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो आपको सिखाया होगा कि आइसोनियो क्या होता है, लेकिन उस समय यह भी बताया होगा कि आइसोऑक्टेन ये होता है। जनरली बच्चा क्या समझता है, बच्चे को लगता है कि आइसो है मतलब 7 कार्बन की चेन ले लो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आइसोऑक्टेन है। जी नहीं, ये आइसोऑक्टेन नहीं है। आइसोऑक्टेन ये होता है बच्चों, याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ ये पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आइसोऑक्टेन में जनरली बच्चा गड़बड़ कर देता है। हाँ, मेरे से पूछते हैं आइसो हेक्सेन क्या है, आइसो हेप्टेन क्या है, तो मैं इस टाइप से बात करूंगा। आइसोपेंटेन 4 की चेन सेकंड लास्ट में ब्रांच, आइसो हेक्सेन 5 की चेन सेकंड लास्ट में ब्रांच, लेकिन आइसोऑक्टेन ये नहीं होता है। तो हाँ,
है ना। तो आइसो ऑक्टेन जो हमने लिया बच्चों, ये हमारा बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल है, गैसोलीन बेस्ट क्वालिटी। मतलब हम ये बोलते हैं कि इसकी ऑक्टेन रेटिंग, इसका ऑक्टेन नंबर 100 है, सबसे बेस्ट को हम लोग बोलते हैं 100। तो बेस्ट फ्यूल इज रेटेड एज ए ऑक्टेन नंबर 100। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? पेट्रोल में जो ब्रांच्ड अल्केन होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल होते हैं, और जो लीनियर अल्केन होते हैं वो वर्स्ट क्वालिटी पेट्रोल होते हैं। ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ब्रांच्ड बेस्ट क्वालिटी और लीनियर वर्स्ट क्वालिटी। तो दूसरा यहां पर हमने एक कंपाउंड लिया है, ये हटा रहा हूं मैं क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए इसको किया था। दूसरा हम लोगों के पास में कंपाउंड होता है, एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज एन-हेक्सेन। अब ये एन-हेक्सेन भी हो सकता है, एन-हेप्टेन भी हो सकता है, यहां पे हमने लिखा होगा। चलिए, नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं एन, मतलब बेसिकली ये हमारा सबसे बेस्ट है। तो एक होता है एन-हेक्सेन। एन-हेक्सेन मतलब क्या बोलूंगा बच्चों में? कुछ नहीं करना है मेरे को, सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6, दिस इज एन-हेक्सेन। एन-हेक्सेन की ऑक्टेन वैल्यू क्या है? इसकी ऑक्टेन वैल्यू, इसका ऑक्टेन नंबर 0, मतलब ये सबसे वर्स्ट, और इसका ऑक्टेन नंबर 100, मतलब ये सबसे बेस्ट। ओके, चलिए, तो अब ये हमारे पास में जो यहां हमने देखा है ये दोनों, तो हम क्या करेंगे, ऑक्टेन नंबर निकालते कैसे, पहले उसको समझना। हम क्या करेंगे बच्चों, एक सैंपल बनाएंगे, 99% आइसोऑक्टेन और 1% एन-हेक्सेन। 98% आइसोऑक्टेन, 2% एन-हेक्सेन, 97 3, 95 5, 90 10, 80 20, 50 50, ऐसे करके हम ऐसे 100 सैंपल बना लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इन 100 सैंपल को हम क्या करेंगे, एक इंजन में डाल करके इसकी नॉकिंग नोट कर लेंगे। ये तो स्टैंडर्ड हो गया मेरा, सबकी मैंने लिस्ट बना ली कि 100 में नॉकिंग कितनी है, 99 में कितनी है, 80 में कितनी है, 70 में कितनी है, ऐसी हमारी एक लिस्ट बन गई। अब मार्केट से हम फ्यूल लेके आएंगे, उस फ्यूल को इंजन में डालेंगे, उसकी नॉकिंग नोट करेंगे, उसकी कोई तो वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू हमारे 100 सैंपल जो बनाए थे उसमें से किसी से तो मैच कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो पेट्रोल है उसकी जो भी क्वालिटी होगी बेस्ट और वर्स्ट के बीच में होगी। तो जिसके भी नॉकिंग से वो मैच करेगा, उस सैंपल में आइसोऑक्टेन का जितना परसेंटेज होता है ये उस पेट्रोल की ऑक्टेन वैल्यू होती है। क्या कहानी समझ में आई है आपको? हमने क्या बोला, ये समझ में आया क्या? ऑक्टेन नंबर कैसे निकालते हैं पता चला। जैसे मान लो मैं आज बोलता हूं कि मेरे पड़ोस के जो पेट्रोल पंप है वहां से मैंने पेट्रोल लेके आया और उस पेट्रोल की ऑक्टेन वैल्यू 78 है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब है उस पेट्रोल की नॉकिंग उतनी होगी जितनी 78% आइसोऑक्टेन और 22% एन-हेक्सेन के मिक्सचर की होगी। नहीं आया या आ गया समझ में? अगर हम नेफ्थलीन का 0 होता है ना सर ऑक्टेन नंबर, यार बेटा संस्कार, या तो तू कहीं से पढ़ के बैठा है ना तो शांति से बैठ जा, क्योंकि नेफ्थलीन जो है वो सीटेन नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं, यहां पे यूज नहीं करते हैं। चलिए शांति से इधर ध्यान दो तो मैं उधर भी ध्यान दूंगा, वरना मैं उधर ध्यान नहीं दूंगा। अभी मैंने क्या बोला, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार मेरे पास में जब मैं पेट्रोल पंप पे जाऊंगा तो वहां पे एक स्पीड पेट्रोल लिखा रहता है, देखा होगा ना स्पीड। अब स्पीड पेट्रोल जो है वो क्या है? अरे कुछ नहीं भाई, स्पीड पेट्रोल इज 92 आइसोऑक्टेन पेट्रोल।
स्पीड पेट्रोल इज 92 आइसोऑक्टेन पेट्रोल। अब मुझे बताओ 92 आइसोऑक्टेन पेट्रोल का मतलब समझाओ, चलो 92 आइसोऑक्टेन पेट्रोल का मतलब क्या है? उस पेट्रोल की क्वालिटी किसके जैसी है? सैंपल जिसमें 92% आइसोऑक्टेन है और 8% एनहेक्सेन है। समझ में आया क्या? 92 आइसोऑक्टेन का मतलब समझ में आया क्या? 92% आइसोऑक्टेन और 8% एनहेक्सेन का जो सैंपल होगा ना, उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी उस पेट्रोल के अंदर है। अब बताओ हम जनरली क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं ना यार, सबसे बेस्ट वाला मिले। लेकिन सबसे बेस्ट वाला तो ये है। अब ये कहां से लाओगे भैया? जो मिलता है हमको नेचुरली वो तो मिक्सर मिलता है, तो हम इसमें से अलग थोड़ी कर सकते हैं इसको। हमें तो यह देखना है कि आइसोऑक्टेन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हायर साइड में रहे। तो नॉर्मल जो पेट्रोल होता है वो 70 to 80 की रेंज में होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड तो 70 to 73 बोलते हैं, पर 70 to 100 की 80 की रेंज में होते हैं। और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हम वो बोलते हैं स्पीड पेट्रोल जिसको बोलते हैं, वो हमारा 92 आइसोऑक्टेन रेटिंग वाला होता है। इज इट ओके? अब क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो इंजन की लाइफ अच्छी होगी, गाड़ी का एवरेज अच्छा होगा। लेकिन हम इतना सोचते का है, क्योंकि हम तो 5 रुपए ज्यादा स्पीड पेट्रोल का है तो हम तो नॉर्मल वाले डलवाते हैं, क्योंकि हमारा मोह माया इंजन में और एवरेज में इतना ज्यादा है नहीं। मैक्सिमम लोगों को देखो स्पीड पे कम भीड़ होती है, नॉर्मल पे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो 4-5 रुपए महंगा मिलता है, तो कोई प्रेफर नहीं करता उसको लेना। और उसका वैसे इतना अमाउंट भी नहीं है अवेलेबल कि हर कोई स्पीड पेट्रोल ही यूज कर पाए। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑक्टेन नंबर। अब बच्चों जैसे हम लोगों ने यहां बात की है, ऐसी ही हम लोग बातें करेंगे किसके लिए? C10 के लिए, मतलब डीजल की क्वालिटी। तो ये आप लोगों ने सब लिख रखा है, आगे बढ़ता हूं मैं। अब जैसे अल्केन में हम क्या बोलते हैं? अल्केन में जो एन अल्केन होते हैं, नॉकिंग मतलब लीनियर अल्केन की सबसे ज्यादा, वही मैंने बोला वर्स्ट क्वालिटी, ब्रांच वाले की अच्छी, अल्कीन और एरिन उससे अच्छी। मतलब क्वालिटी वाइज अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो पेट्रोल इंजन में ज्यादा इफेक्टिव है एरोमेटिक कंपाउंड, और जो लीनियर अल्केन होते हैं वो वर्स्ट क्वालिटी के होते हैं। यस। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग कि अगर मान लो मेरे पास में ऐसा पेट्रोल मेरे को नेचुरली मिल गया जिसकी नॉकिंग ज्यादा है, अब बताओ क्या करें? एक तो होता है फेंक दो सब, लेकिन फेंक थोड़ी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम उसमें नॉकिंग रिड्यूस करने के लिए केमिकल मिलाते हैं, उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो अब जल्दी से बताओ एंटी नॉकिंग का मतलब क्या है? इट इज ए केमिकल यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ नॉकिंग। एंटी नॉकिंग कंपाउंड इज द केमिकल यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ नॉकिंग। ध्यान रखना, टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड TEL, ये पहले यूज होता था, पहले इसको यूज करते थे एंटी नॉकिंग कंपाउंड में, अब हम यूज करते हैं इसको। ये कंपाउंड क्या है बच्चों? ये कंपाउंड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्शरी ब्यूटाइल, टी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। और ये है आपका मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चों? टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो दिस इज यूज्ड नाउ एज एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड, और इसको हम लोग पहले यूज करते थे एज एन एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो पहले ये यूज होता था, आजकल इसको यूज करते हैं। इसका रोल क्या है चलो बताओ? इसका रोल होता है जब हम कंबशन करने जाते हैं ना, तो ड्यूरिंग द कंबशन ये फ्यूल को आइसोमराइज कर देता है, और उस कारण से उसकी जो नॉकिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। तो एक्चुअल में एंटी नॉकिंग कंपाउंड का पर्पस होता है फ्यूल की उसी समय पे, उसी इंस्टेंट पे, कंबशन के समय पे क्वालिटी इनहेंस करना, क्वालिटी को बढ़ा देना। ठीक है?
इससे ऑक्टेन नंबर की रेटिंग सही नहीं आएगी, बिल्कुल बेटा, लेकिन जो फ्यूल आपको मिलेगा वो आपके व्हीकल को नुकसान कम करेगा, पोल्यूशन कम करेगा, क्योंकि हम उसको उसी कंबशन के टाइम पे आइसोमराइज करते हैं, जिससे कि उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो भाई देखिए, कोई भी अपना सामान जो है फेंकता नहीं है, उस अल्टरनेटिव यूज होता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपने बोला कि यार ये टमाटर अच्छी क्वालिटी के नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा, वो उसको कन्वर्ट कर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके सॉस में कन्वर्ट कर देगा और वही जो है पाउच में भर के बेच देगा। तो कोई भी अपना काम अपना नुकसान नहीं करता है, बस ये है कि उसका तरीका बदल देते हैं। तो अगर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एंटी नॉकिंग कंपाउंड मिला है, हम मतलब कंपनी, और वो उसको क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा। इससे आपके इंजन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपको लगेगा कि वो क्वालिटी वाइज उतना ही अच्छा फ्यूल है जितना हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं। यस, तो ये हमारा। अब इन केस ऑफ डीजल, डीजल के बारे में बता दूं मैं। जैसे पेट्रोल में क्या बोला मैंने, ब्रांचिंग अच्छी बात है, लीनियर बुरा पेट्रोल है। डीजल के केस में क्या होता है, लीनियर अच्छा है, ब्रांचिंग या एरोमेटिक खराब है। लीनियर अच्छा है, ब्रांच्ड या एरोमेटिक खराब है। उससे उल्टा देखो, या एरोमेटिक बेस्ट है, वहां क्या बोल रहा हूं मैं, एरोमेटिक खराब है। तो अब हम यहां पर अगर मान लीजिए आए इन केस ऑफ C10 नंबर, C10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, डीजल इंजन के लिए यूज करते हैं हम इसको, डीजल इंजन के यूज करते हैं। यहां देखिए, लीनियर 16 कार्बन का अल्केन, एन हेक्साडेकेन, आपको पता होगा हेक्साडेकेन मतलब 16 कार्बन, एन मतलब लीनियर। तो लीनियर 16 कार्बन का जो अल्केन है वो सबसे बेस्ट डीजल होता है। और अल्फा मिथाइल नैप्थलीन, एक्चुअल में जो नैप्थलीन होती है ना, नैप्थलीन में अल्फा बीटा ऐसा होता है बच्चों, ये जो होते हैं इनको अल्फा बोलते हैं और ये होते हैं इनको बीटा बोलते हैं। तो अल्फा मिथाइल नैप्थलीन इज कंसिडर्ड टू बी वर्स्ट डीजल, ये डीजल इंजन में सबसे वर्स्ट है और ये डीजल इंजन में सबसे बेस्ट है। अब डीजल की रेटिंग कैसे करेंगे, अगेन 99 1%, 98 2%, 90 10%, 80 20 70 30, 100 सैंपल बना लो, इनकी नॉकिंग निकाल लो और मार्केट से डीजल ला करके उसकी नॉकिंग निकाल लो। जिस सैंपल के बराबर वो नॉकिंग होगी, उस सैंपल में इसका जो भी परसेंटेज होगा दैट विल बी दी C10 नंबर। क्या बोलते हो? तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है। पेट्रोल और डीजल में देखो, ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, ऑक्टेन और C10 की, जनरली मेंस में भी सालों से नहीं पूछा है, एडवांस में तो कभी पूछते नहीं है, लेकिन क्योंकि आप दूसरी एग्जाम में भी अपीयर होते हैं बच्चों, तो वहां पर जरूर हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी देख लेते हैं। तो बस आपको ऐसे इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत बातें याद रखनी है, बेस्ट कौन है, वर्स्ट कौन है, C10 नंबर किसके लिए होता है, पेट्रोल में क्या होता है, नॉकिंग एंटी नॉकिंग क्या होती है और कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं। अब पेट्रोल इंजन में डीजल या डीजल इंजन में पेट्रोल जनरली हम लोग यूज नहीं करते। उसका कारण है बच्चों, जैसे पेट्रोल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है, मतलब पेट्रोल इंजन के लिए हमको एक स्पार्क जनरेट करना पड़ता है, जबकि डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता है। आ रही बात समझ में? ये डिफरेंस होता है ड्यू टू देयर इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। तो ऐसा नहीं कि कोई सा भी फ्यूल कहीं पर भी हमने यूज कर लिया, इंजन उस फ्यूल के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। ओके, चलिए, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज थी सब प्रॉपर्टी हम लोगों ने बात कर ली है। तो ये बच्चों हम लोगों ने अल्केन आज दी एंड कर दिया है। ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेक्सेन इज 0 और एन हेप्टेन, बेटा दोनों ही 0 है। एन हेक्सेन जनरली बोलते हैं, पर एन हेप्टेन भी दिया तो भी 0 ही है, लीनियर है, दोनों ही 0 है। AlCl3 वाली रिएक्शन इंस्टेंटेनियस नहीं होती है, नहीं होती इंस्टेंटेनियस, हमने मैकेनिज्म लिखा है ना, जिसमें भी मैकेनिज्म ट्रेस होता है वो इंस्टेंटेनियस नहीं है। यस यार, माइलेज और ये सब बातें जो है ना, ये जेई की नहीं है। क्यों?
जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो वहां पे सीख लेना, ठीक है ना। नॉकिंग की डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। नॉकिंग इज द मेटेलिक साउंड जनरेटेड फ्रॉम इंजन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ द फ्यूल। मेटेलिक साउंड प्रोड्यूसेस फ्रॉम इंजन ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ ए फ्यूल, और ये जनरली इनकम्प्लीट कंबशन में होता है या इम्प्रॉपर कंबशन के कारण होता है। तो बच्चों अब हमारा जो अगला चैप्टर है, हमारा जो अगला वो है टारगेट, दैट इज अल्कीन। आज हमारा अल्केन कंप्लीट हो गया है, अब हम अल्कीन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अल्कीन में बहुत सारी रिएक्शन है, और एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अल्कीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि रिएक्शन बहुत सारी है, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अल्कीन बच्चों। अब अल्केन में भी कुछ रिएक्शंस तो डायरेक्ट थी, अब डायरेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन अल्कीन में रिएक्शन में मैकेनिज्म बड़ा ज्यादा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है अल्कीन, और एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। मतलब मैक्सिमम आप देखोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं, तो अल्कीन पे हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मॉड्यूल तो बेटा नहीं कर सकते अभी पूरा, क्योंकि उसमें तो मिक्स है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं आपको होमवर्क में देता जाऊंगा, वो आप लोग प्रोसेस कर लेना। जैसे बिगनर बॉक्स 1 देख लेना, अभी कर सकते हैं, कुछ असाइनमेंट दे दूंगा मैं, वो कर लेना, ठीक है ना। चलिए, यार कनिष्का ये सब बातें आप इंजीनियरिंग में कर लेना, पेट्रोल और डीजल इंजन इतना ज्यादा हमारे जेई का काम का नहीं है, जेई की बात कर ले हम, क्योंकि ये बात करने के लिए बाद में मौका नहीं मिलेगा, ये तो जिंदगी भर करते रहना, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में क्या क्या चीजें हैं, वो सिर्फ बताना था किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बता दिया, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करो। अल्कीन में जैसे आप एक बात बताओ, जब मैंने आपको अल्केन पढ़ाया तो आपने ध्यान दिया कि मैंने एक रिएक्शन को टारगेट किया, एडिशन, हाइड्रोजिनेशन एडिशन की रिएक्शन है, तो वहां पे हमने एडिशन वर्ड से थोड़ा सा फेमिलियर हो गए थे। आपको बता दूं मैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 कैटेगरी की रिएक्शन होती है। एडिशन मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना। एक हमने बीच बीच में वर्ड यूज किया था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई आया और कोई गया, एक आकर के दूसरे को रिप्लेस करना। और तीसरा जो टर्म होता है वो होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है 2 सिग्मा बॉन्ड हट करके एक नया पाई बॉन्ड डेवलप हो जाना, या नया बॉन्ड डेवलप हो जाना, 2 ग्रुप का हट जाना। तो यहां पर जो टारगेट है हमारा बच्चों वो है एलिमिनेशन का। तो इस चैप्टर में क्योंकि हमको एलिमिनेशन रिएक्शंस पे बातें करना है, इसलिए हम पहले एलिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे यहां पे, पहले एलिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और जब आपको एलिमिनेशन समझ में आ जाएगा उसी के बीच बीच में हम लोग अल्कीन की रिएक्शन भी पढ़ते जाएंगे। क्योंकि अल्कीन का बनना, ध्यान रखना मेरी बात क्या बोल रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इज वाया एलिमिनेशन। वाया एलिमिनेशन मतलब पहले तो मुझे यह पता चल जाए कि एलिमिनेशन क्या होता है। अब डिपेंडिंग ऑन हम लोग जो ग्रुप्स की निकलने की बातें कर रहे हैं, एलिमिनेशन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज ए 1-1 एलिमिनेशन। इट इज क्लासिफाइड एज 1-1 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, 1-3 एलिमिनेशन एंड 1-4 एलिमिनेशन, सो ऑन। मैं 1-5, 1-6 भी बोल सकता हूं, बता दूंगा मैं, ये ऑलरेडी अपन बातें पहले भी कर चुके हैं। 1-1 एलिमिनेशन का दूसरा नाम है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। 1-3 एलिमिनेशन को हम लोग बोलते हैं गामा एलिमिनेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एलिमिनेशन। मतलब सीधी सी बात है, ये डिपेंड करता है कि हमने जो ग्रुप्स के निकलने की बातें की है उनकी पोजीशन क्या। जैसे देखो, मान लो मेरे पास में एक कार्बन है और उस कार्बन पर 2 ग्रुप्स हैं जिनको या तो मैं
रिमूव करूंगा या वो खुद से निकलेंगे। एक्स एंड वाई, एक ही कार्बन से दोनों चले गए, एक्स भी एक कार्बन से, उसी कार्बन से गया, वाई भी उसी कार्बन से गया, इसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन। मैं आपको समझा रहा हूं एलिमिनेशन की जो टाइप है ना, इनको किस प्रकार से हमने नाम दिया है। तो हम यहां क्या करते हैं, दो ग्रुप या एटम को निकालते हैं या दो ग्रुप और एटम अपने आप निकलते हैं। अब तुम बोलोगे सर वो अपने आप निकलते हैं कि निकालते हैं? भैया ये तो रिएक्शन डिसाइड करेगी, ये तो एग्जाम्पल डिसाइड करेगा। मैं अभी आपको ये नहीं बोल सकता हूं कि निकलेगा या निकाला जाएगा, इसलिए मैंने दोनों बोला है। और तो या तो हम क्या करेंगे, ग्रुप को निकालेंगे या ग्रुप निकलेंगे, लेकिन दोनों एक ही कार्बन से निकल जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग 1-1 एक। और अगर मान लीजिए मेरे पास में दो एडजेसेंट कार्बन, अब जो ग्रुप निकल रहे हैं वो पड़ोस पड़ोस से निकल रहे हैं, नंबरिंग करते हैं इसको 1 इसको 2 या इसको 1 इसको 2, तो 1-2 एलिमिनेशन। यहां पर आप देखोगे 1-1। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई दो कार्बन है जहां से मैं ग्रुप्स के निकलने की बात कर रहा हूं और उनकी पोजीशन नंबरिंग करके देखो 1 2 3, तो इसको बोलते हैं 1-3। और सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो ग्रुप निकल रहे हैं उनकी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-4, तो 1-4 1-5 1-6 भी होता है। हम लोग एक आधी एग्जांपल उसकी भी बात कर लेंगे। तो ये हमारे पास में एलिमिनेशन के टाइप है। लेकिन बच्चों हमारा जो एलिमिनेशन है जिसमें हम लोग अल्कीन बनने की बात करेंगे, अब आप देखो अल्कीन मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक नया पाई बॉन्ड। जल्दी से मुझे देख के बताओ इनमें से पाई बॉन्ड बनता कहां दिख रहा है आपको, कौन सा वाला केस है जो आपको दिख रहा है कि पाई बॉन्ड बन रहा है यार वहां पर? क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए एडजेसेंट पोजीशन से, पाई बॉन्ड बनने के लिए एडजेसेंट पोजीशन से हमको निकालना है। तो एडजेसेंट पोजीशन तो ये है, तो हमारा जो बीटा एलिमिनेशन है ना बच्चों, ये बेसिकली अल्कीन की प्रॉपर्टी है, मतलब अल्कीन के फॉर्मेशन से रिलेटेड है बीटा एलिमिनेशन। अब हम यहां पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं, आज के लिए उतनी ही काफी होगी। इधर ध्यान दीजिए, ये मेरे पास में मान लो क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 को हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और इस क्लोरोफॉर्म पे मैंने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। अब बच्चों जनरली क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई बेस है तो बेस का रोल क्या है, जल्दी से याद करो। बेस के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, हमने एक दिन बात की थी, न्यूक्लियोफाइल और बेस में एक अंतर होता है। बेस का इंटरेस्ट क्या होता है, बेस किस एटम से इंटरेक्ट करना पसंद करता है, बता सकते हो क्या? प्रोटॉन हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकालता है। बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, उनको हम लोग बेस बोलते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वो H+ को देंगे। तो यहां पर कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना मेरा, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा पोलर हो गया है, थोड़ा सा एसिडिक हो गया है। क्या बन गया ये बच्चों, इट बिकम्स एसिडिक। अब एसिडिक बना तो सीधी बात, बेस का रोल क्या है, बेस जाकर के इसको खींचना चाहेगा। जब ये इसको खींचेगा तो देखो क्या हुआ, बेस ने हाइड्रोजन को निकाला। अब कार्बन की स्थिति देखते चलो, कार्बन की स्थिति क्या बोल रही है, तो कार्बन के पास में -4 CCl3 नेगेटिव। मैंने आपको क्या बोला था, या तो ग्रुप निकलता है या निकाला जाता है। इधर देखो मैंने हाइड्रोजन को यहां पे निकाला है, खुद नहीं निकला, मैंने निकाला है। अब इस कार्बन पे माइनस आया। आपको पता है लिविंग ग्रुप जो होता है वो हमेशा बोलता है कि मुझे जाना है, कार्बन बोलता है तुसी ना जा। लेकिन जैसे उसने देखा कि अब तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो मेरे को फिर भी रोक रहा है, मैं तो जाऊंगा भैया। तो ये जो Cl है, ये Cl इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से चला जाएगा। और जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा ना बच्चों, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्पीशीज। अब मुझे बताओ इस पूरी कहानी में एक चीज मुझे समझाओ, H और Cl अलग अलग एटम से निकले या सेम एटम से निकले? ये दोनों एक ही जगह से निकले, अलग अलग से निकले? एक ही से निकले। तो बच्चों ये एग्जांपल क्या हुआ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। ये अल्फा एलिमिनेशन है। क्यों?
क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन लिविंग ग्रुप, मैंने क्या बोला था, निकलेंगे या निकालेंगे, H को निकाला, Cl निकला, एक ही जगह से गए, इसलिए बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। और ये जो स्पेशीज बनी ना बच्चों, इस स्पेशीज को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज डाइक्लोरोकार्बीन। अब मैं आपको जब अगली क्लास की बात करूंगा तो मैं यहीं से स्टार्ट करके आपको आगे बढ़ाऊंगा, कार्बिन के बारे में थोड़ी सी बातें समझा दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज अल्कीन स्टार्ट हो गया है। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो अब आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। फटाफट आ जाइए यहां पे, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, थ्री, 4, 5, 6, 7। ओके, 6 वाला ये लो बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।